हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट और टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके परीक्षा में काम आ जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अ टीचर फाइंड्स ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डू। एक किसी शिक्षक को अगर कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिले तो उसे क्या करना चाहिए या वह क्या करता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए ही रहेगा, सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, या इग्नोर द चाइल्ड, बच्चे को अनदेखा करे या बच्चे को दंडित करे, पनिश द चाइल्ड, या प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। तो मैं हमेशा से बताती हूँ कि एज ए टीचर आपको जब भी आंसर करना है इस तरह के क्वेश्चन में, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। तो आप बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को काउंसलिंग परामर्श प्रदान करेंगे, बच्चे को यू विल प्रोवाइड काउंसलिंग, बच्चे को दंडित नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए जिसमें कि टीचर के एप्टीट्यूड से या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसमें आपका आंसर जो भी पॉजिटिव ऑप्शन है उसी को आपको क्लिक करना है। ये क्लियर है सबको? तब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे को वापस घर भेज देंगे तो ये तो आपकी तरफ से आपकी असफलता को बता रहा है ना। तो और या बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो वो होता है वो कैसा बच्चा होता है, जो कि जिनको मतलब एडुकेट करने में कठिनाई होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो क्लास को डिसरप्ट करें या डिस्टर्ब करें और वो सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं होते हैं बच्चे। तो ऐसे में वो उनका बिहेवियर जो होता है वो एंटी सोशल हो जाता है। तो टीचर को क्या करना है, स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन को उसको टैकल करना होता है, हल करना होता है। तो बच्चा बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के साथ आ सकता है। तो इस जो भी सिचुएशन दिया गया है इसमें टीचर को क्या करना है कि बच्चे को काउंसलिंग करना है। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो टीचर की बात, इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर बच्चे के प्रति ज्यादा ध्यान देगा, उसका बच्चे के समस्या का क्या कारण है, रूट में क्या कारण है इसको जानने की कोशिश करेगा और बच्चे के जो अनएक्सेप्टेबल समस्यात्मक जो बिहेवियर है उसको समझने की, उसको रिलेट करने की कोशिश करेगा कि किस चीज से ये जुड़ी हुई समस्या है, डायग्नोज करने की कोशिश करेगा और उसे प्रॉपर गाइडेंस देगा। तो इसलिए यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक क्लास में कोई समस्यात्मक बच्चा क्लास में आता है तो शिक्षक को उसको काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है, परामर्श देने की, प्रोवाइड काउंसलिंग या परामर्श प्रदान करे। इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल में पाठ्य सहकामी गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमें जानना होगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज या पाठ्य सहगामी गतिविधियां होती क्या हैं। तो पाठ्य सहगामी जो गतिविधियां होती हैं वो क्लास के एक्टिविटीज में लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाती हैं। वो शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षा को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चों का होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो ये क्लास के अंदर भी हो सकता है, पाठ्य सहगामी गतिविधियां, या क्लास के बाहर भी कराया जा सकता है। तो स्कूल में ये सारी गतिविधियां होनी ही चाहिए क्योंकि ये बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का जो है वो इन विभिन्न तरह की गतिविधियों में भाग लेने से होता है। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन सी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, पार्क म्यूजियम्स में बच्चों को ले जाना, एक्सकर्शन पर ले जाना, स्पोर्ट्स करवाना, पोस्टर मेकिंग, ड्रामा या साइंस क्लब, या
बहुत सारे एसोसिएशंस जो ड्रामा रोल प्ले ये सब करवाने से बच्चों का आपसी कोऑपरेशन टीम स्पिरिट मिलजुल कर काम करने की भावना इंटरडिपेंडेंस ये सारी चीज़ों का विकास होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यस, बच्चे के समग्र विकास में मदद करता है, इसलिए पाठ्य सहगामी गतिविधियां विद्यालय में आयोजित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक हैज नॉट गिवन दिस लॉ ऑफ लर्निंग। नीचे कुछ लॉ ऑफ लर्निंग दिया हुआ है जिसमें से एक थॉर्नडाइक के द्वारा दिया हुआ नहीं है, तो हमें उसे बताना है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम नहीं दिया है? तो लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग, प्रेक्षण का या निरीक्षण का नियम नहीं दिया है। बहुत सारे थियोरीज हैं साइकोलॉजी में जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। तो मानववादी, संज्ञानात्मक या व्यवहारात्मक सिद्धांत, ये थ्योरीज या सिद्धांत जो हैं वो प्रमुख साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया, अभ्यास और गलती जिसमें कहते हैं, का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने 3 प्राइमरी लॉज को बताया। ट्रायल एंड एरर के 3 प्राइमरी लॉज थे। पहला था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इसमें क्या था कि ये प्रैक्टिस और ड्रिल्स पर आधारित है। प्रैक्टिस करने से किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ समय तक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता यह लॉ बताता है। यह 2 लॉ से बना हुआ है। इसमें इसके 2 सब लॉज थे। एक है लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम, और दूसरा था लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला लॉ जो है लॉ ऑफ यूज, जो उपयोग का नियम, ये बताता है कि कॉज और बिहेवियर का रिलेशन बताता है रिपीटेशन के साथ लंबे समय तक, और लॉ ऑफ जो चलता है उससे लर्निंग होती है। दूसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक ने दिया था कि कोई आदमी तभी कुछ सीखता है, डिग्री ऑफ ईगरनेस, जितना वो सीखने के लिए तत्पर रहता है तो वो जल्दी सीखता है। तो ये कुछ नया सीखने की जिसमें तत्परता होती है या उत्सुकता होती है वो जल्दी सीखता है। तो अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो आप जल्दी प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते। लॉ ऑफ लर्निंग का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ थॉर्नडाइक ने दिया, लॉ ऑफ रेडीनेस। और तीसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, नंबरिंग आगे पीछे हो गया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो ये क्या है कि प्रभाव का नियम, ये किस चीज पर आधारित है? तो ये मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। मतलब कि आप कोई भी लर्निंग में जब आपको प्रशंसा मिलती है या आपकी तारीफ की जाती है या आपको प्रेरणा दी जाती है तो आपकी लर्निंग जो होती है वह प्रसन्नतादायक होती है, प्लेजेंट होती है, आप जल्दी सीखते हैं। तो हमारी कोई भी चीज को, हम उस चीज को, कोई चीज को सीखने के लिए जिस चीज को सीखकर हमें खुशी मिलती है वो चीज हम जल्दी सीखते हैं। तो इसे हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ किस पर आधारित है? मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट पर, जो कि लर्निंग का एक्सपीरियंस जो है वो उसको प्लेजेंट बना देता है। तो मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट हमें बताता है कि लर्निंग का इफेक्ट कैसा है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। अगर ये प्लेजेंट है तो हम जल्दी सीखते हैं। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग इज नॉट गिवन बाय थॉर्नडाइक। सो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, which one of the following is not an obstacle in problem solving?
निम्नलिखित में से कौन समस्या हल में बाधक नहीं है? तो पहला है एंजाइटी, जिसको चिंता कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव मेंटल स्टेट, नकारात्मक मानसिक अवस्था। तीसरा है इंसाइट, जिसको सूझ कहते हैं या अंतर्दृष्टि। चौथा है फ्रस्ट्रेशन, जिसे निराशा कहते हैं। तो कह रहा है कि ऑब्स्टेक कोई इसमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधक नहीं है, तो इसको हम कहते हैं, ये इसका आंसर है सूझ। सूझ जो है वो समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है। चिंता, नकारात्मक मानसिक स्थिति और फ्रस्ट्रेशन, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधक होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? यह एक प्रोसेस है जिससे हम कठिनाइयों से उभर के आते हैं। कठिनाइयों से उभरते हैं, मतलब वो कठिनाइयाँ जो कि हमारे गोल तक पहुंचने में बाधक बनती हैं। तो यह एक मेंटल प्रोसेस है, और यह क्या है कि लार्जर प्रॉब्लम प्रोसेस जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड करने और सॉल्व करने में मदद करता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यह सबसे कॉम्प्लेक्स है इंटेलेक्चुअल फंक्शन का। ये हायर ऑर्डर का कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। समस्या समाधान जो है ये बहुत हायर ऑर्डर की मानसिक या संज्ञानात्मक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें कि फंडामेंटल स्किल का कंट्रोल की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच और तर्क का स्थान होता है, और ये समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिसमें एंजाइटी, नेगेटिव मेंटल स्टेट, फ्रस्ट्रेशन, लो सेल्फ एफिशिएंसी आती है। लेकिन अंतर्दृष्टि या इंसाइट या सूझ जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधक नहीं है, बल्कि अगर समस्या का समाधान अचानक से आ जाता है या अचानक से किसी को कहते हैं ना आइडिया का बल्ब जलना जिसको कहते हैं, तो इसे हम फ्लैश ऑफ इंसाइट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति परेशान होकर जूझ रहा है समस्या से और उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगा है, अचानक से उसे आइडिया विचार कौनता है, तो उसे हम इंसाइट कहते हैं। ये क्या करता है कि व्यक्ति की एबिलिटी को बढ़ाता है, ताकि वो कुछ चीज को तुरंत कोई समस्या का समाधान वो कर पाए। तो इसलिए इंसाइट समस्या के समाधान में बाधक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ। इसमें मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखना, आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और पोषण, और हेरिडिटी एंड जीन्स। तो ये क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरेक्शन है। कुछ ये हमें कुछ तो जीन से मिलता है और कुछ हमारे जिस वातावरण में हम रहते हैं उससे प्रभावित होता है। तो ये ह्यूमन लाइफ का बेस आधार होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। यह एक डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा है ग्रोथ, और डेवलपमेंट क्या है, इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है जो कि अच्छा ये ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को बेटर करता है। और ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जो हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। और डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलप, मेंटल, इमोशनल, ये सब डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट की श्रेणी में आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा किस चीज से प्रभावित होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, क्योंकि ये दोनों मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट रिजल्ट होता है। ऑल मेंटल और सोशल ट्रेट एनवायरनमेंट से मिलते हैं और उनका विकास एनवायरनमेंट से होता है। सोशल ट्रेट जो होता है सामाजिक और मेंटल ट्रेट, और कुछ इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं जो कि हेरिडिटी पर निर्भर करते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो इसलिए हेरिडिटी वो
ट्रेट्स होते हैं जो कि हमें पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को मिलते हैं, और ये पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट सर्कमस्टांसेस है, या जिस वातावरण में मनुष्य रहता है, ये उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उसका जो एनवायरनमेंट जिसमें वो बड़ा होता है, वो उसके पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस of learning is personal adjustment, व्यक्तिगत समायोजन, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का संशोधन, या प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सो इसका आंसर है सी। लर्निंग क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक समग्र प्रक्रिया है जो कि बिहेवियर में, नॉलेज में, कौशल में परिवर्तन लाता है, जो कि प्रैक्टिस और अनुभव से होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर क्या है? लर्निंग का एप्रोप्रिएट पर्पस है, और ये व्यक्ति के पर्सनैलिटी में परिवर्तन लाता है। लर्निंग का पर्पस क्या है? इसके अलावा स्किल का विकास करना, सामाजिक एडजस्टमेंट में विकास करना, नॉलेज प्राप्त करना, और कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना। लर्निंग क्या करता है? लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करता है। लर्निंग पर्पसफुल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ये लर्निंग शुरू होता है जन्म से और डेथ तक चलता रहता है। लर्निंग होती रहती है, मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है, और ये बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाता है। लर्निंग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, इसलिए इसका आंसर है सी, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल? प्रश्नोत्तरी कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ यस और नो, हाँ और न, हाँ ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ाना जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, क्या यह क्वेश्चनिंग स्किल के तहत है? या डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लिसनिंग, या सुनने के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, या फिर यूजिंग एनकरेजिंग मेथड ऑफ वाइल क्वेश्चनिंग, प्रश्न करते समय उत्साहवर्धक विधियों का प्रयोग करना, एनकरेज क्वेश्चनिंग। तो इसमें कौन सा करेक्ट क्वेश्चनिंग स्किल नहीं है? तो इसका आंसर होगा पहला, कोई भी क्वेश्चन हाँ या ना के प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्नोत्तरी कौशल के हिसाब से सही कथन नहीं है। क्यों? टीचिंग स्किल में हम डिफाइन किया जाता है कि ऐसे एक्ट्स या ऐसे बिहेवियर्स टीचिंग स्किल्स में आते हैं जो कि स्टूडेंट की लर्निंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसेंशियल स्किल्स जो टीचर के कम्युनिकेशन में आता है, उसमें क्या होता है? क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, रीइंफोर्सिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। जब शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक कौन कौन सा स्किल का प्रयोग करता है? तो उसमें उसकी रचनात्मकता आती है, उसके प्रश्नोत्तरी का कौशल आता है, उसके व्याख्या करने का कौशल आता है, उसका रीइंफोर्समेंट किस तरह से बच्चों को उत्साहित करता है, और क्लासरूम को कैसे मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चनिंग का जो स्किल होता है वो सबसे अच्छा तब होता है जब बच्चों में सेंसिटिविटी होती है, बच्चे सुनने के प्रति संवेदनशील होते हैं, सुनना चाहते हैं, या फिर ये एनकरेजिंग मेथड का यूज किया जाता है। क्वेश्चनिंग के समय बच्चों को डिमोरलाइज नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें प्रॉम्प्ट किया जाता है अगर वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए खड़े होते हैं तो। और उसके बाद उन बच्चों में उत्सुकता को बढ़ाने का काम करता है प्रश्नोत्तरी कौशल। उसके अलावा वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी डेवलप करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को भी लर्नर्स में डेवलप करता है। तो क्वेश्चनिंग का पर्पस है कि क्लियर आइडिया प्राप्त करना
कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा या लेसन को कितना समझा है। तो ये जानने के लिए क्वेश्चन किया जाता है, और क्वेश्चनिंग का उद्देश्य भी यही होता है ताकि पता चल सके कि टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया है। तो टीचर को यह मदद करता है इसका आकलन करने में कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक हुई, टीचर के पढ़ाने से बच्चों ने कितना समझा। उसके अलावा क्वालिटी क्वेश्चंस होने से क्या होता है कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चनिंग इस तरह से होना चाहिए ताकि बच्चे उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हों। हाँ ना वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, बिना सोचे समझे भी बोल देगा। तो इसलिए क्वेश्चनिंग स्किल टीचर को हेल्प करता है कि किस स्टूडेंट ये जानने में किस छात्र को कठिनाई हो रही है किसी स्पेसिफिक लेसन को समझने में, ताकि टीचर उसे और अच्छे से समझा सके। तो इसलिए क्वेश्चन का नंबर, हाँ या ना वाले क्वेश्चन का नंबर बढ़ाने से क्या होता है कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। हाँ या ना में क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब बच्चे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, या तो हाँ बोल दिए या तो ना बोल दिए। तो क्वेश्चन हमेशा ओपन एंडेड होना चाहिए ताकि बच्चों का विचार उसमें आ सके, बच्चे सोच सके और अपने विचार को प्रकट कर सके। तो ये लर्नर को हाँ ना वाला में एक आंसर चुनने के लिए ऑप्शन देता है, और इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट का नॉलेज या इन्फरेंस नहीं निकल पाता कि बच्चे कितना समझ पाए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का स्टेज जो है इन्फेंसी के लिए, वो कौन सा है? इन्फेंसी का कौन सा स्टेज है, कौन सी अवस्था पियाजे की इन्फेंसी को बताती है? पहला है फॉर्मल ऑपरेशन, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है सेंसरी मोटर थॉट, चौथा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। तो इसमें क्या है कि पियाजे जो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। उसमें से एक है सेंसरी मोटर स्टेज। ये सेंसरी, इसका आंसर होगा इन्फेंसी का स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ से 2 साल तक का होता है। 0 to 2 years का जो समय होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। इसमें बच्चे क्या है, अपने सेंस ऑर्गन से और मोटर एबिलिटीज से वर्ल्ड को समझते हैं, और वो सेंसरी से अपने सेंस ऑर्गन से ही सब चीज़ों को समझते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो वर्ल्ड को अपने सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज से समझते हैं, परसीव करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और फील करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं एनवायरनमेंट को कैसे, अपने सेंस ऑर्गन से। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज का क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का इस समय स्टेज होता है। और अर्ली इसमें क्या होता है कि सिंपल रिफ्लेक्सेस आता है और सेपरेशन एंजाइटी होता है, अलग होने से, माँ से अलग होते रोने लगते हैं, और मोटर मूवमेंट से सेंसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसलिए पियाजे का स्टेज जो है इन्फेंसी का, वो सेंसरी मोटर थॉट से जुड़ा होता है ये। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है वो 2 से 7 साल की उम्र का होता है, 2 to 7 years होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, वर्ल्ड को अपने लैंग्वेज और मेंटल इमेज से समझते हैं। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 12 साल के बच्चे 7 to 12 years के होते हैं। तब ये यहाँ पर वर्ल्ड को ये कैसे समझते हैं, लॉजिकल थिंकिंग से और कैटेगराइज करते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं। यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग सब इनका शुरू हो जाता है। अगला है सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे केवल अपने सेंस ऑर्गन से ही सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं।
टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो समावेशी कक्षा क्या होता है? जिसमें सब तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, डिस्पाइट उनका फिजिकल मेंटल किसी तरह का डिसेबिलिटी हो, सभी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हो, किसी क्रीड के हो, किसी इकोनॉमिक स्टेटस के हो या किसी फिजिकल स्टेटस के हो। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की भूमिका होती है कि प्रत्येक बच्चा को अपनी क्षमता को महसूस करने का अवसर मिले। दूसरा, टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि ताकि सभी बच्चा अपनी गति से सेम एक गति से बढ़े। तीसरा है कि टू एंश्योर दैट टीचर गिव्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस टू द क्लास। शिक्षक एक मानक निर्देश देता है सभी बच्चों के लिए, कक्षा में एक मानक निर्देश देता है जो सबके लिए लागू होता है। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कि बच्चों के माता पिता के व्यवसायों का पता लगाता है शिक्षक जानता है, ताकि वो उनके बच्चों के फ्यूचर ऑक्यूपेशन को डिसाइड कर सके या टीचर को पता हो। तो यहाँ पर क्या है कि टीचर क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। जो भी एजुकेशनल सेटिंग होती है, जो भी पढ़ाई का सेटिंग होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? रोल किसका होता है? शिक्षक का, क्योंकि वो शिक्षण को इम्प्लीमेंट करते हैं और कोई भी चीज इसमें चेंज लाना होता है तो वो करते हैं। तो टीचर का सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या होता है एक समावेशी शिक्षा में, जहाँ सभी तरह के बच्चे शामिल होते हैं, कि हर बच्चा को एक अवसर मिले ताकि वो अपनी क्षमता को जान सके, पता कर सके। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक हिस्सा है जिसमें सभी बच्चे शामिल होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड डिसेबिलिटीज। एक समावेशी शिक्षा में अपने डिसेबिलिटीज, अक्षमता या डिफरेंस, अंतर, किसी भी तरह का सोशल फिजिकल अंतर हो, इसके बावजूद वो सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यह समावेशी कक्षा क्या प्रोवाइड करता है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन को नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ एक क्लासरूम एंड नॉर्मल क्लासरूम में बैठने का अवसर प्रदान करना, सभी बच्चों को एकोमोडेट करना, चाहे वो उनका फिजिकल लेवल जो हो, उनका बौद्धिक क्षमता जो हो, सामाजिक स्थिति जो हो, इमोशनल, लिंग्विस्ट या भाषा या किसी भी तरह का कंडीशन में डिफरेंस हो, पर सभी को एक कक्षा में रखा जाता है। यह इस तरह के एजुकेशन को प्रोवाइड करता है ताकि सभी तरह के बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करें। और ये क्लास जो होता है समावेशी शिक्षा में विविधता को महत्व दिया जाता है और उन सबको समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो क्लास का प्लान होता है वो वेल एजुकेटेड होता, वेल कंस्ट्रक्टेड होता है। इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है। बहुभाषा भाषी के छात्र होते हैं तो उसे एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है ताकि सभी बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, तो हर भाषा के शब्दों का उनका वोकेबलरी बढ़े। और इक्वलिटी और इक्विटी, समानता और समान अवसर सबको प्रदान किया जाता है। और जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसके प्रति ध्यान दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि हर टीचर को, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता को महसूस कर सकें। हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस देना। अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग कर्व्स आर इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग, ओरिजिनलिटी इन लर्निंग, डायनेमिक कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, क्रिएटिविटी इन लर्निंग। सीखने की रेखाएं, सीखने की रेखा अवस्था नहीं, रेखा किसके संकेतक हैं? सीखने में प्रगति, सीखने में मौलिकता, सीखने में गतिशील चरित्र या सीखने के वक्र, सीखने में रचनात्मकता। तो ये लर्निंग कर्व क्या है? लर्निंग कर्व एक ग्राफिक, लर्निंग कर्व जो है ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है।
रिप्रेजेंटेशन है जो क्या बताता है हमें कि लर्निंग किस तरह से, विच टेल्स यह बताता है कि अधिगम किस तरह से, टेल्स हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। ये हमें लर्निंग कर्व जो है ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि लर्निंग किस तरह से हो रहा है किसी पर्टिकुलर, इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी विशेष अवस्था में लर्निंग किस तरह से हो रहा है ये बताता है। तो ये प्रोग्रेस इन लर्निंग इसमें मेजर किया जाता है और ग्राफिकली जब इसको प्रेजेंट किया जाता है तो इससे लर्निंग कर्व कहा जाता है। तो लर्निंग कर्व क्या होता है, ये लर्निंग कर्व जो है ये शोज सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ, जो लर्नर जो सीख रहा है, तो उसकी लर्निंग, उसकी लर्नेबिलिटी, लर्न करने की एबिलिटी को बताता है, लर्नेबिलिटी को बताता है। इस हर तरह के लर्निंग सिचुएशन में ये लर्निंग कोर्स को डिपिक्ट किया जाता है, ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है और लर्निंग कर्व को एक्स और वाई एक्सिस में दिखाया जाता है। ठीक है, तो स्टेज जो होता है लर्निंग कर्व का 3 स्टेज होता है। लर्निंग कर्व का स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व आर 3 होता है। पहला स्टेज 1, इसमें क्या होता है कि लर्नर धीरे धीरे लर्निंग का स्पीड बढ़ाता है और लर्निंग का कॉन्सेप्ट उसको समझ में आता है। तो ये बिगिनिंग स्टेज होता है लर्निंग स्टेज 1 में, जहाँ पर लर्नर नया इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए मोटिवेटेड होता है। पहला स्टेज में ये बिगिनिंग स्टेज होता है जहाँ पर लर्नर को मोटिवेट किया जाता है ना। दूसरा होता है स्टेज 2, यहाँ पर क्या होता है कि लर्नर लर्निंग को सीखने में उसके तेजी आती है, स्टेप्स एक्सीलरेट होता है उसका लर्निंग का स्पीड और कुछ समय के बाद लर्नर टोटल को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और वो बूम स्टेज ऑफ लर्निंग पहुंच जाता है, बूम स्टेज ऑफ लर्निंग में पहुंच जाता है। अब उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और वो बूम स्टेज ऑफ लर्निंग में पहुंच गया। और स्टेज 3 में क्या होता है कि लर्निंग प्लेटो अकर होता है, प्लेटो बनता है लर्निंग का। इसमें क्या होता है कि जब मास्टरी हो जाती है, गेनिंग मास्टरी इन कॉन्सेप्ट, लर्निंग प्लेटो अकर्स, लर्निंग का पठार बनता है, अकर्स पठार बनता है और लर्नर, अब क्या हो गया कि मास्टरी हो गया, अब लर्नर बोर होने लगता है और फिर अब वो नई चीज सीखना चाहता है। तो पहले स्टेप में वो लर्निंग शुरू करता है, कॉन्सेप्ट को समझता है और उसके बाद नया इंफॉर्मेशन को लर्न करता है। दूसरे स्टेज में वो थोड़ा एक्सिलरेट होता है उसका लर्निंग का कॉन्सेप्ट और उसके बाद वो पूरी तरह से समझ जाता है और उसकी लर्निंग बूम स्टेज में होती है। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि अब वो मास्टरी हो गया उसके कॉन्सेप्ट में और लर्निंग प्लेटो बन गया। अब लर्नर जो है वो बोर हो गया, अब उसको नई चीजें सीखनी होती हैं। तो अब टीचर क्या होता है कि नया सेम कॉन्सेप्ट को वो टीचर क्या करता है कि सेम कॉन्सेप्ट को कुछ नए तरीके से इनोवेटिव मेथड से बताता है ताकि उसका बोर्डम खत्म हो। तो इसलिए लर्निंग कर्व क्या बताता है, प्रोग्रेस इन लर्निंग। इसलिए इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का क्या मतलब है? डिसलेक्सिया को हम रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं।
यह इसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, जो लर्नर है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है व्यक्ति को, और बहुत लोग को अलग अलग डिग्री का डिसलेक्सिया होता है। तो कुछ को स्पेलिंग में दिक्कत होती है, किसी को रीडिंग में, किसी को राइटिंग में होती है, तो इसे हम डिसलेक्सिया मेनली कंसीडर्ड विथ रीडिंग डिसऑर्डर। मैथमेटिकल डिसऑर्डर जिसको होता है उसको कैलकुलिया कहते हैं। ये डिसलेक्सिया बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, कॉमन है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से किसे शिक्षण के सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। पहला है चिल्ड्रेन नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, पहले ज्ञात चीजों को बताना फिर अज्ञात चीजों के बारे में बताना। जब बच्चे ज्ञात चीजों को समझ जाएंगे, जो देख रहे हैं जिसको उसको समझेंगे, तब फिर अननोन चीज को भी वो समझ पाएंगे। फिर है एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को बांट कर पढ़ाना, फिर सभी चीज सब पार्ट्स को, किसी भी पोएट्री को या किसी भी टॉपिक को पढ़ाना तो उसके पार्ट वाइज पढ़ाना, फिर पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ाना, तो वो सिंथेसिस होता है। तो विश्लेषण से संश्लेषण तक पढ़ाना, या फिर जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब पहले जनरल रूल बता देना, फिर एक एक केस पर लागू करके पढ़ाना। और फिर है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब पहले स्थूल वस्तुओं से को बताना, फिर अमूर्त चीजों को पहले दिखाकर फिर अमूर्त चीजों के लिए पढ़ाना। तो यहाँ पर इसका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में होगा मूर्त से अमूर्त, पहले मूर्त से अमूर्त चीजों को, मतलब पहले जो ठोस चीजें हैं उन्हें दिखाकर फिर इमेजिनरी चीज के बारे में बताना। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग नहीं है। तो ये है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जो है ना, जिसे हम जनरल टू पर्टिकुलर कहते हैं, ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग तक, ये आंसर इज सी। क्यों? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? ये शिक्षण के सिंपल सिद्धांत हैं जो टीचर्स को गाइड करते हैं कि टीचिंग प्रोसेस में बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। तो क्या क्या है शिक्षण का सिद्धांत? पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले बच्चे को ये बताना है कि कोई भी चीज़ सिंपल फॉर्म में, तब बच्चों को फिर डिफिकल्ट की ओर ले जाना। जैसे बच्चों को पहले बिना मात्रा की चीज़ें सिखाना, जैसे क से पहले बच्चों को कमल सिखाया जाता है, तब फिर मात्रा वाली चीजें, जैसे तब कोयल सिखाया जाएगा, पहले बिना मात्रा की चीजें। फिर दूसरा है सिद्धांत अनिश्चित से निश्चित। तो इसमें बच्चों को पहले निश्चित से अनिश्चित, तो पहले निश्चित चीजों को बताना है, और उसके बाद टीचिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को पहले जो चीज वो जानते हैं उससे पहले देखें, तब उसके बाद जो अनिश्चित चीज है उनको समझें। फिर एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब पहले छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाकर तब एक साथ सब पूरे चैप्टर को पढ़ाना। फिर नोन टू अननोन, जो चीज बच्चों को पता है पहले उसके बारे में बताना, फिर अननोन चीजों के बारे में। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त चीजों को पहले दिखाकर बताना, फिर अमूर्त चीजों के बारे में पढ़ाना। तो यहाँ पर जो है कि ये मैक्सिम जो है कि जनरल टू पर्टिकुलर, ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में नहीं आता। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में आया नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल। जनरल टू पर्टिकुलर नहीं, बल्कि फिर एम्पिरिकल टू रैशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, होल टू पार्ट। ये हुआ, ये सारे मैक्सिम्स हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, gang age is associated डैश, गिरोह की उम्र डैश आयु वर्ग से जुड़ी होती है, और विलंबित विकास डैश से जुड़ा होता है, हमें बताना है।
तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो बच्चों का विभिन्न स्टेजेस से गुजरता है और हर स्टेज जो है डेवलपमेंट का उसका कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं, स्पेसिफिक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। तो इसमें क्या है कि गैंग एज इज एसोसिएटेड विथ द, अब हम पहले समझ लें कि बर्थ से लेकर 2 साल का जो ईयर होता है उसको वर्ल्ड को, जो बच्चे हैं अभी हमने देखा था कि वो सेंस ऑर्गन से वो दुनिया को समझते हैं और अनुभव करते हैं, जैसे देख कर, छू कर या मुंह में डालकर से। ये बच्चों का हर चीज, छोटे बच्चे जो होते हैं वो मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे वो दुनिया को या वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर आता है प्री स्कूल एज, जो कि 2 से 6 साल का होता है। इसमें वर्ड्स को और इमेजेस को बच्चे समझते हैं, लेकिन उनमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है। और मिडिल चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से 8 साल का समय होता है। यहाँ पर वो कॉन्क्रीट इवेंट्स को देखते हैं और कॉन्क्रीट चीज़ों को समझते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन करने लगते हैं। लेकिन लेटर चाइल्डहुड जो होता है 8 से 10 साल का समय जो होता है, ये जो है ये गैंग एज कहलाता है। और ये डिलेड डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो गैंग एज में बच्चे क्या करते हैं कि अपने साथ दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, जिनका एक जैसा रुचि हो, अपनी रुचि के दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसे प्री एडोलेसेंस स्टेज भी कहा जाता है। और एडोलेसेंस एज 11 से उम्र से बड़ी उम्र के लोगों को कहा जाता है। तो गैंग एज किससे एसोसिएटेड है? 8 से 10 साल के बच्चों को गैंग एज कहा जाता है। ये किशोरावस्था के पहले की अवस्था है और यहाँ बच्चे का डिलेड डेवलपमेंट क्या है, विलंबित विकास किससे जुड़ा होता है? तो सामाजिकरण से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? प्रॉपर सेटिंग, इसमें क्या क्या चीज है? मास्टरी ओवर परिपक्वता, और कौन सा अधिगम प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है? मैच्योरेशन, मोटिवेशन, सोशियो इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, लीडरशिप स्टाइल ऑफ द टीचर। यहाँ पर क्या है कि लर्निंग जो है ना वो मॉडिफाइड और चेंज होता है। कैसे होता है? ये टीचर रिलेटेड फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर लर्निंग? तो लीडरशिप स्टाइल ऑफ टीचर। ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक की जो नेतृत्व शैली होती है वो प्रभावित करती है बच्चों को। अगला है, what standard time duration of a micro teaching साइकिल? माइक्रो टीचिंग साइकिल का पूरा सूक्ष्म चक्र का एक सूक्ष्म शिक्षण होता है। माइक्रो टीचिंग जब आप स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, उसके पहले माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, जिसमें कि आपको एक एक स्किल का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो हर स्किल के प्रैक्टिस के लिए आपको कितना समय दिया जाता है? एक माइक्रो टीचिंग का साइकिल कितने मिनट्स का होता है? तो ये 36 मिनट्स का होता है। इसका आंसर है डी। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक टीचिंग में यहाँ पर एक मिनिएचर क्लासरूम बनाया जाता है, जिसमें आपके पीयर ग्रुप्स ही होते हैं। 8-10 बच्चों को बिठाकर एक क्लासरूम का सिचुएशन तैयार किया जाता है और क्लास का साइज छोटा कर दिया जाता है और उसमें एक एक टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस की जाती है। तो ये माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यह एक ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है और ये प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के समय, जब टीचर बनने के पहले आपका इंटर्नशिप होता है, उस समय सिखाया जाता है। माइक्रो टीचिंग सेशन जो होता है उसमें एक स्टूडेंट टीचर होता है, उसमें एक इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर होता है और जो कि बताता है, फीडबैक देता है और छोटे अपने दोस्त, मतलब छोटा ग्रुप
को पढ़ाकर बच्चे प्रैक्टिस करते, पीपल टीचर प्रैक्टिस करते हैं और उनके पीयर ग्रुप और सुपरवाइजर उनको फीडबैक देते हैं कि उनकी पढ़ाई में कहाँ कमी है, ताकि वो स्कूल में सही ढंग से पढ़ा सके। तो आपको रियल क्लासरूम फेस करने के पहले आपको एक सिमुलेशन क्लासरूम में आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, और ये सेशन जो होता है वो स्टूडेंट टीचर को प्रैक्टिस करना और अपने टीचिंग को पॉलिश करने के लिए, टीचिंग टेक्निक को सीखने के लिए एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, क्लासरूम टाइप का इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इसका जो माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले आपको 6 मिनट पढ़ाना होता है, फिर फीडबैक दिया जाता है 6 मिनट्स का। पहले आप 6 मिनट पढ़ाए, फिर आपको फीडबैक दिया गया, फिर आप रीप्लान किए फिर से पढ़ाने के लिए। इसके लिए आपको 12 मिनट्स दिया गया ताकि आप रीप्लान करके फिर क्लास में पढ़ाने जाइए। फिर आप रीटीच करोगे 6 मिनट का, और फिर फीडबैक आपको दिया जाएगा 6 मिनट का। तो इस तरह से कितना टोटल टाइम हो गया, 6 6 12 12 24 6 30 36 मिनट का टोटल ड्यूरेशन होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, पहला होता है कि गलत हुआ है, पहला आपको क्या करना है इसमें कि पहला करना है प्लान करना है, ठीक है, फिर टीच करना है, फिर फीडबैक आपको मिलेगा, फिर आप रीप्लान करोगे, फिर रीप्लान करके रीटीच, फिर री फीडबैक। तो 6 मिनट प्लान करके आप आए पढ़ाने, आपने 6 मिनट तक टीच किया, आपको फीडबैक मिला, फिर आपने रीप्लान किया, फिर रीटीच किया। रीप्लान के लिए आपको 12 मिनट, ये 6 ये 12 मिनट, ये 6 और ये 6, इस तरह से 36 मिनट का टाइम दिया गया जिसमें कि आपने एक स्किल का प्रैक्टिस किया। तो 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग का साइकिल होता है जिसमें कि आप एक स्किल का प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाते हैं, प्लान करके आप आए, आप एक स्किल तैयार करके आए, आपने 6 मिनट तक पढ़ाया, तो उसके बाद आपको फीडबैक दिया गया, आपके सुपरवाइजर ने, आपके पीयर ग्रुप ने आपको 6 मिनट का फीडबैक दिया, फिर आपने रीप्लान किया, फिर से प्लान किया और उसको फिर से पढ़ाया। तो 12 मिनट तक आपने उसको फिर से एक स्किल का एक छोटा सा लेसन प्लान बनाया, फिर से पढ़ाया, और फिर आपको 6 मिनट का फीडबैक मिला। तो टोटल इस तरह से 36 मिनट का ड्यूरेशन हुआ। तो इसलिए माइक्रो टीचिंग का साइकिल हमेशा 36 मिनट्स का होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, which option is incorrect for the preparation of objective based questions? Analysis, evaluation, self actualization and application। तो इसमें क्या होता है कि बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो 3 हायरार्किकल मॉडल में उन्होंने सेट बताया है जिसमें कि एजुकेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया है। तो टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने 3 तरह के डोमेन बताए, 3 डोमेन में उन्होंने लर्निंग को इंक्लूड किया, जिसमें पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर। ठीक है, ये 3 क्लास एजुकेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव को उन्होंने क्लासिफाई किया है 3 डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन में, इसमें इसको हम यहाँ लिख दें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स is classified in 3 domains। ये तीनों डोमेन्स आ गए। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आ गया, इस डोमेन में चाइल्ड क्या करता है, नॉलेज। तो
नॉलेज में क्या क्या करता है, यहाँ पर यहाँ कॉग्निटिव में नॉलेज से डील किया जाता है, तो इसमें नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इवेल्युएशन, एनालिसिस, ये सारा आया। और अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है, ये इमोशन, यहाँ नॉलेज आ गया, यहाँ इमोशनल थिंग्स को इमोशनली डील करता है, इमोशनली डील करता है। तो यहाँ पर आ गया फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिशिएशंस एक्सेट्रा। ये हार्ट से रिलेटेड, मतलब फीलिंग्स से रिलेटेड हो गया, नॉलेज से रिलेटेड हो गया, और साइकोमोटर हो गया, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो हम प्रिपेयर करते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। क्वेश्चंस जो प्रिपेयर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव डोमेन में आता है, और उसमें मेंटल स्किल को इन्वॉल्व किया जाता है। मेंटल स्किल पर आधारित होता है, मानसिक कौशल पर। उसमें 6 लेवल्स होते हैं लर्निंग के। ये मेंटल लेवल में, मेंटल स्किल 6 लेवल ऑफ लर्निंग होता है। इसमें नॉलेज या रिमेंबर, रिकॉल एंड नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन। पहले आपको नॉलेज मतलब याद करके बताना है, फिर समझना है, फिर आप जो समझे उसको अप्लाई करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर इवेलुएट करना है, और क्रिएट करना है। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो है कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर ये इससे रिलेटेड नहीं है, नॉलेज से। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं आता है, इसलिए आंसर है सी। विश्लेषण आता है, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन सब आता है। अगला क्वेश्चन है, which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level? तो इसमें क्या क्या ऑप्शन, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, और समझ, अंडरस्टैंडिंग, याद रखने का लेवल, और अंडरस्टैंडिंग, समझने के लेवल में टीचिंग मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण मुख्य है? प्लानिंग, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, या प्रेजेंटेशन। तो टीचिंग कब 3 लेवल में, टीचिंग 3 लेवल में होता है ना? मेमोरी लेवल, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो टीचर्स को क्या है कि जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है लर्नर का, उसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो, टीचर का ये काम है। तो टीचिंग लर्निंग में ये 3 जो लेवल है, तो मेमोरी लेवल में क्या है कि सिंपल प्रोसेस है जिसमें बच्चे याद करके कोई चीज़ों को बताते हैं। ये सिंपल सबसे लोएस्ट लेवल है जिसमें कि बच्चे से पूछा जाए तो वो याद करके बताते हैं, मतलब कि ताजमहल कहाँ है, या भारत की राजधानी कहाँ है, इस तरह का। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहाँ है कि रिलेशनशिप अंडरस्टैंड, जब वहाँ बच्चों को समझ पैदा हो, कोई भी चीज़ समझाया जा रहा है तो वो उसको समझ सके, और समझने के बाद उसको वो कहीं अप्लाई कर सके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को समझाया गया कि सजीव और निर्जीव
वस्तुओं के बारे में बताया गया, तो बच्चे समझ गए। अब समझने के बाद वो जब सजीव और निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण देते हैं, तो ये टीचिंग जो होता है ना, ये लेवल जो हो गया वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। और रिफ्लेक्टिव लेवल कहाँ हुआ, जहाँ पर वो क्रिटिकल थिंकिंग उनका या प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिव थिंकिंग वहाँ पर बच्चों का डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन प्रेजेंटेशन स्टेप इस यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट होता है टीचिंग मॉडल में। मेमोरी लेवल मतलब कि शिक्षण में कौन सा चरण प्रमुख होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है, सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये होता है। इसमें क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर का मेजर स्टेटस को दिखाता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि टीचर नया नॉलेज बच्चों को इंट्रोड्यूस करता है। कैसे, इंटरएक्टिव मैनर, मतलब बच्चों से बातचीत करके अंतःक्रिया करके उनको समझाता है। तो इसमें बच्चे भी भाग लेते हैं और टीचर समझाते हैं। तो टीचर अब क्या करता है कि बच्चों के पहले के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ नए ज्ञान को जोड़ता है। जैसे मान लो कि बच्चों को मुद्रा पढ़ाना है, तो उसको बच्चों को पहले से ज्ञान क्या है कि वो बाजार जाते हैं तो सामान खरीदने के लिए उन्हें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उस वो पूछता है टीचर, और बच्चों बताते हैं कि वो सामान खरीदने के लिए पैसे का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, टीचर को नए सेट ऑफ नॉलेज फिर मुद्रा की परिभाषा से बताता है। तो टीचर को ये पता होता है, ये विश्वास होता है कि जब नया टॉपिक बच्चों को प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया जाएगा तो बच्चे उसको सही तरीके से सीखेंगे। इसलिए यहाँ प्रेजेंटेशन स्टेप सबसे प्रोमिनेंट होता है कि टीचर किस तरह से टॉपिक को बच्चों के सामने लाता है। तो यहाँ क्या है प्रेजेंटेशन में कि प्रेजेंट ज्ञान से जोड़ने के लिए बच्चों को पहले प्रीवियस नॉलेज से टीचर कनेक्ट करता है न्यू सेट ऑफ नॉलेज को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चोम्स्की, an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance is called। चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए एक जन्मजात क्षमता हमारी विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम कहलाती है। लैंग्वेज एडाप्टेशन डिग्री, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्सेप्टेशन डिजायर और लैंग्वेज अक्वायर डोमेन। तो यहाँ इसका आंसर होगा लैंग्वेज एक्विजिशन, क्योंकि चोम्स्की का कहना है, चोम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है। चोम्स्की को किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक मॉडर्न लिंग्विस्टिक के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने क्रूशियल बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में। तो अब चॉम्स्की का कहना है कि हम लैंग्वेज सीखना जो है वो ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है हमारा, ये हमारा इनेट कैपेसिटी है, मतलब कि ये जन्मजात क्षमता है हमारी कि हम ये हमारी जन्मजात क्षमता और मानव के जैविक विरासत का परिणाम है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो हाइपोथेटिकल टूल बच्चे के ब्रेन में ऑलरेडी होता है, जो कि लर्नर को लैंग्वेज अक्वायर करने में भी मदद करता है और अर्जन करने में भी और प्रोड्यूस करने में भी, और एसिमिलेट करने में, लैंग्वेज को एसिमिलेट करने में और सीखने में मदद करता है, लैंग्वेज को का विश्लेषण करने में मदद करता है, और लैंग्वेज का बेसिक रूल को भी एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के को बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है, जन्मजात होता है। इसलिए कहा गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यहाँ पर इसका आंसर होगा। ये उनका कहना है कि ये बच्चे में जन्मजात होता है। तो ये चॉम्स्की का कहा गया है कि भाषा अधिग्रहण जो है ना वो बच्चे की अंतर्निहित क्षमता होती है। उनका मानना है कि बच्चा जो है वो ग्रामर
के नॉलेज के साथ जन्म लेता है, जो कि उस सभी भाषा को ग्रहण करने में उसको मदद करता है। उसको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होती, उसकी इनेट क्षमता होती है, इसकी जन्मजात क्षमता होती है। जनरेटिव ग्रामर अकॉर्डिंग चॉम्स्की का कहना है कि बहुत सारा जो रूल्स है, जो सेंटेंस बनाता है, वो और वही जो उसके ज्ञान है ऑलरेडी, उससे और अधिक शब्दों का निर्माण या वाक्यों का निर्माण वो कर सकता है। और चॉम्स्की का कहना है कि यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो बच्चों के पास जन्मजात रूप से विद्यमान होती है और वो उसे डेवलप कर सकते हैं, वो ग्रामर को समझ सकते हैं और ग्रामर का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि यह जन्मजात क्षमता होती है, इसको कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं होती। What is the greatest obstacle in inclusion? समावेशन की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल, सामाजिक बाधा सबसे बड़ी है इंक्लूजन में। ये बिगेस्ट बैरियर है, सबसे बड़ी बाधा है। पुराने प्रवृत्तियाँ, पुराने रूल्स जो है वो स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने में मदद कर बहुत बाधा पहुंचाती हैं और जिससे बच्चों को समावेशन में दिक्कत होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज which of the following method have been given trial for fostering creativity among children? बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है? रचनात्मकता क्या होती है? कुछ नया करना, कुछ बिल्कुल नया बनाना। तो एनरिचमेंट अप्रोच, एक्सीलरेशन अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर्स और स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। तो बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए विचार मंथन की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा ट्रायल दिया गया है या परीक्षण किया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि कुछ भी इश्यूज या कोई भी समस्या थ्रो कर दिया जाता है और बच्चों के बीच में, और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं डिटेल। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जो कुछ नया क्रिएट करता है, कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल, बिल्कुल जो पहले से नहीं है, समथिंग नोवाइज। तो ये क्रिएटेड जो होता है वो इनटेंजिबल होता है और या फिर फिजिकल भी होता है। तो ये कौन सा अप्रोच है? पहले सारे अप्रोच को हम समझें। तो एक्सीलरेशन अप्रोच क्या होता है? एक्सीलरेशन संवर्धन दृष्टिकोण जो होता है, यह एक ऐसी रणनीति है जो कि स्टूडेंट को प्रोग्रेस करने के लिए अलाउ करती है यूजुअल रेट से ज़्यादा रेट में। वो जो जैसे लोग सामान्य गति से करते हैं, उस एक्सीलरेशन में जो अप्रोच है उसमें बच्चे ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं। और यह इस अप्रोच का गोल क्या है कि सभी स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं या स्कूल में हैं या डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको आगे बढ़ाना। एनरिचमेंट अप्रोच क्या बताता है? एनरिचमेंट बोलता है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि कोई भी टॉपिक को या कोई भी कॉन्सेप्ट को और इन डेप्थ देखें और गहराई से पढ़ें और ज़्यादा समझें, उस पर रिसर्च करें और उसके पर्सपेक्टिव्स को समझें और सब्जेक्ट को मीनिंगफुल बनाएं, रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ें। तो एनरिचमेंट एक्टिविटी जो है वो रेगुलर करिकुलम में डाला जाता है और ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है ताकि बच्चे उस सब्जेक्ट में ज़्यादा गहराई से अध्ययन कर सकें। तो ये क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब बच्चे की एबिलिटी सेम हो और वो एक ग्रुप बना दिया जाए और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके लेवल की लर्निंग लेवल पे दिया जाए। और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है प्रोसीजर, यह ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है जहाँ पर कि एफर्ट्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम या बहुत सारा आइडियाज एक साथ आता है, क्वेश्चन को थ्रो कर दिया गया और बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के आते हैं। तो इसमें सारे आइडियाज़ को क्या किया जाता है कि नोट किया जाता है और उसके बाद बिना क्रिटिसिज्म के सारे आइडिया को नोट कर लिया गया और जब ये सेशन हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग का तो आइडियाज़ का मूल्यांकन किया जाता है और फिर जो सबसे अच्छे आइडियाज़ होते हैं वो उनको
यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या के समाधान के कई तरीके निकल आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से। और स्पेशल एजुकेशन अप्रोच जो है, इसमें स्टूडेंट जो स्पेशल नीड वाले होते हैं उन सभी स्कूल उनको क्या है कि सभी बच्चों के साथ रखना, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ रखना, ताकि उनका ऐसे ग्रुपिंग करने से, लर्निंग सेंटर और लेसन को रोटेट करने से क्लास, इससे क्या होता है कि बच्चों को स्पेशल एजुकेशन वाले स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी नॉर्मल फील होने में मदद होती है। तो इसका आंसर होगा कि इसमें रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोसीजर सबसे अधिक उपयोगी होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इस तरह से हमने आज 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई थिंक कि यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू।